India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 16 दिनों की सुनवाई के बाद अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दोनों पक्षों के वकीलों को 3 दिनों के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश। बिहार जाति सर्वेक्षण मामले पर ट्रांसजेंडर पहचान को जाति सूची में शामिल करने को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका। 11 साल से अपहृत बच्चे को तलाश नहीं कर पाने पर पटना हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। कहा, जांच का गंभीर प्रयास नहीं किया गया, पुलिस पर उठाई सवाल। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप में केजरीवाल की पत्नी को 30,000 कोर्ट का समन। गाजियाबाद और दिल्ली के पते का वोटर आई कार्ड होने का आरोप। 18 नवंबर को है सुनवाई। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट की खबरें अब विस्तार से। अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीठ ने प्रतिवादी पक्ष की दलीलों पर सुनवाई बंद की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष अपनी दलीलें दी थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने सीनियर एडवोकेट V गिरी के इस तर्क पर असहमति जताई है कि अगर अनुच्छेद 370 को पुनर्जीवित किया गया तो ये संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। CJI ने कहा, ये थोड़ा दूर की कौड़ी हो सकता है क्योंकि तब यह मान लिया जाएगा कि मूल अनुच्छेद 370 बुनियादी ढांचे का उल्लंघन था। पिछली सुनवाई से अपनी दलीलें जारी रखते हुए सीनियर एडवोकेट V गिरी ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर के लिए एक क्षेत्र बनाया जो देश के बाकी हिस्सों के लिए संविधान की सामान्य संघीय विशेषताओं के साथ समान नहीं था। उन्होंने कहा कि ये अनुच्छेद केंद्र और जम्मू कश्मीर के बीच संबंधों को एक स्तर पर स्थापित करता है जो केंद्र और अन्य सभी राज्यों के बीच संबंधों से अलग है। उन्होंने कहा कि जब संवैधानिक आदेश 272 द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गए तो जम्मू और कश्मीर राज्य पूरी तरीके से अन्य सभी राज्यों के बराबर राज्य बन गया। अनुच्छेद 370 को अनुच्छेद 368 के साथ जोड़ते हुए ASG ने प्रस्तुत किया कि जहां तक अनुच्छेद 370 के तहत प्रक्रिया का संबंध है, संघवाद के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन के संदर्भ में संघवाद को मान्यता देता है और सामूहिक सहमति सिद्धांत भी पेश करता है। सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी उन हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे थे जो जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल समुदाय के सदस्य हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जहां तक राजनीतिक संप्रभुता का सवाल है, ये केंद्र सरकार के पास है और इसे और जम्मू कश्मीर दोनों संविधानों की प्रस्तावना पर एक साधारण नजर से साबित किया जा सकता है। उन्होंने रेखांकित किया कि जबकि संप्रभु शब्द भारतीय संविधान में एक प्रमुख
विशेषता है। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता और यहां तक कि रक्षा का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। जेठमलानी ने दावा किया कि ये खंड हटा दिया गया था क्योंकि संविधान सभा के विघटन के बाद जम्मू और कश्मीर की घटक शक्ति अब विधानसभा के पास थी। अनुच्छेद 370 के मामले पर 16वें दिन सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अकबर लोन के हलफनामे पर कहा कि उस हलफनामा को देखना चाहिए। मेहता ने अदालत को लोन के दिए बयानों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले लोन ने एक आतंकी घटना के बाद मारे गए आतंकियों के प्रति सहानुभूति जताई थी, जबकि उसे घटना में आम नागरिक और सैनिक भी शहीद हुए थे। साथ ही रूट इन कश्मीर ने मोहम्मद अकबर को बयानों को लेकर एक और हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि लोग कैसे जहर फैला रहे हैं। The proclamation which Yuvraj executed, which you find at page 379, yes, which we have seen earlier, yes, says that the entire relationship between Jammu and Kashmir and the Union of India will now be governed by the Constitution of India. Correct. And all previous understandings are gone. Are all superseded. Absolutely. And see what the language is. The Constitution of India shortly to be adopted shall be insofar as it applicable to the state of Jammu and Kashmir. Come to the next one, Malaj. Each of them, Malaj, had the same proclamation. Each of them. And all that happened prior to 1950. Except Jammu and Kashmir. And you'll find that at 379, Malaj. 379. Because all those proclamations are different from the proclamation Kwe Jammu Kashmir, which is, Malaj, 25th November 1950. Before Malaz, the 26th January 1949. Proclamations is the foreman of the Nizam as well. हम सेटिस्फाइड है, मुतमईन है जिस तरीके से बहस की गई है। हमारी जो भी हमने ग्राउंड्स लिए थे अपने पिटीशन में, जो भी हमने कहा था 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ, वो सारा बड़ी अच्छी तरीके से हमारा मौक़िफ़ था वो पेश किया गया। वो बड़ी जो समाअत हुई बहुत अच्छी हुई। हम मुतमईन है हर एक पहलू को, हर एक गोशे को, हर एक एस्पेक्ट को बिल्कुल। उधर बिहार सरकार ने पिछले महीने जाति आधारित सर्वेक्षण के मद्देनजर ट्रांसजेंडर को जाति सूची में शामिल करने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ भी कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें सर्वेक्षण की प्रक्रिया की संवैधानिकता पर संदेह जताया गया है। ट्रांस एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद ने इन लैंगिक पहचानों के लिए एक अलग जाति सूची करने और उन्हें सर्वेक्षण के मकसद से बनाई गई 214 नामित जातियों की लिस्ट में शामिल करने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक, स्पष्ट रूप से मनमाना और सुप्रीम कोर्ट की मिसालों की भावना के खिलाफ बताया है। इसमें 2014 का नालसा फैसला भी शामिल है, जिसने लैंगिक आत्म पहचान के मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई थी। याचिकाकर्ता ने इससे पहले पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और इन शब्दों को जाति सूची से हटाने की मांग की थी। हालांकि याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट इस बात से सहमत था कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को जाति की कैटेगरी में शामिल करना गलत है। हालांकि उन्होंने इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के समक्ष एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कहा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 6 जून को अधिसूचना में दिया गया यह वर्गीकरण अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित कई अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। प्रसाद ने तर्क दिया कि इतना ही नहीं बल्कि ऐसा वर्गीकरण ट्रांसजेंडर
पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के विपरीत भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 162 दस्तावेजों पर गौर करने या गवाहों से बयानों का विरोध करने के लिए स्वतः संज्ञान लेने की अदालत की शक्ति को प्रभावित नहीं करती है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा, हमारी राय में सीआरपीसी की धारा 162 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक ट्रायल जज को स्वतः संज्ञान लेते हुए चार्जशीट के कागजात को देखने और पुलिस द्वारा जांच किए गए किसी व्यक्ति के बयान का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के बयानों का खंडन करने के उद्देश्य से करने से रोकता है। वह अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में राज्य के पक्ष में साक्ष्य देते हैं। अदालत ने एक आरोपी द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए ये बात कही, जिसे 10 साल की लड़की से बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और मृत्यु की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने कहा कि पुलिस के समक्ष सभी गवाहों का मामला ये था कि ये कोई अन्य व्यक्ति था जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन और तारीख पर पीड़िता के घर आया था और पीड़िता को अपने साथ ले गया था। वो टीवी देखने के लिए अपने घर गया और उसने दरवाजा बंद पाया, जबकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष गवाही में गवाहों ने कहा कि यह आरोपी अपील करता ही था जिसे आखिरी बार पीड़िता के साथ देखा गया था। अदालत ने कहा कि ना तो बचाव पक्ष के वकील, ना ही सरकारी वकील, ना ही ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी और ना ही हाई कोर्ट ने इन विरोधाभासों पर गौर करना उचित समझा। सीआरपीसी की धारा 162 में ये प्रावधान है कि जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान, चाहे वो दर्ज किया गया हो या नहीं, धारा के पहले प्रावधान में दिए गए प्रावधान के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को 30 हजारी कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया है। अदालत को पहली नजर में ही वो दोषी दिखाई दे रही हैं, लिहाजा उनको कोर्ट में पेशी लगाने के लिए कहा गया है। 30 हजारी कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्जिंदर कौर ने ये आदेश जारी किया। उनका कहना है कि कोर्ट के सामने जो दस्तावेज और तथ्य रखे गए हैं, उनके मुताबिक सुनीता केजरीवाल पर केस बनता है। कोर्ट का कहना है कि 18 नवंबर को इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। दरअसल सुनीता केजरीवाल पर आरोप है कि उनके पास 2 वोटर आईडी हैं, एक गाजियाबाद के पते पर है तो दूसरा दिल्ली का पता है। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने ये शिकायत 2019 में दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान अब लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनीता केजरीवाल ने 2 वोटर आईडी बनवा रखी हैं। एक आईडी गाजियाबाद के पते पर रजिस्टर है तो दूसरी चांदनी चौक के पते पर दर्ज है। खुराना का कहना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 31 के तहत ये अपराध है। कोई भी भारतीय नागरिक एक ही समय में 2 वोटर आईडी नहीं रख सकता है। बीजेपी नेता का कहना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 17 और 31 के तहत उनको सजा दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि कोई आम नागरिक ये करता तो इसे लापरवाही मान सकते थे, लेकिन सुनीता एक राष्ट्रीय दल के संयोजक और एक सूबे के सीएम की पत्नी है, लिहाजा उनके खिलाफ केस चलाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे औरों के लिए भी एक नजीर पेश हो सके। दलीलों पर कोर्ट सहमत दिखाई दिया, तभी सुनीता को समन किया गया है। ध्यान रहे कि राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। दोनों आयकर विभाग में तैनात रहे। पहले केजरीवाल ने नौकरी को अलविदा कहा। वो सीएम बने तो सुनीता केजरीवाल ने भी स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया था। वो पति के साथ रहती हैं।
बिहार के सिवान जिले में 5 साल के बच्चे के अपहरण के 11 साल बाद पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य अपराध जांच सीआईडी को मामले की फिर से जांच करने और नाबालिग बच्चे को बरामद करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि स्थानीय पुलिस ने मामले की वैज्ञानिक तरीके से या वांछित संवेदनशीलता के साथ जांच नहीं की, जिससे पीड़ित के पिता को मार्च 2021 में अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। न्यायालय ने कहा कि मामले में जांच अधिकारी बार बार बदलते गए और ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने मामले की जांच टुकड़े टुकड़े तरीके से की है। जज ने टिप्पणी की कि पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया। बच्चे की बरामदगी के लिए विशेष टीम का गठन नहीं करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना करते हुए न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि इस अदालत ने ये भी देखा है कि लगभग 4.5 साल तक जांच में कोई प्रगति नहीं हुई और केस डायरी नियमित तरीके से लिखी गई है। जांच सही तरीके से नहीं की गई और जांच अधिकारी द्वारा संदिग्ध के सही मोबाइल नंबर की सीडीआर भी नहीं मंगाई गई। अपहृत बच्चे के पिता ने 3 अगस्त 2012 को बसंतपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पता चला कि बच्चे को 2 व्यक्ति बाइक पर ले गए थे। पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले में एक अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें खुलासा किया गया कि अपहरण होने के बावजूद आरोपी व्यक्तियों की पहचान नहीं की जा सकी। कोर्ट ने कहा कि जांच करने में गंभीर लापरवाही और अंतर रहा है। न्यायालय ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने और जांच में विश्वास जगाने के लिए मामले की सीआईडी बिहार द्वारा फिर से जांच की जानी चाहिए। न्यायालय ने आदेश दिया कि अधीक्षक स्तर से नीचे का ना अधिकारी मामले का प्रभार संभाले। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल के बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी की मृत्यु की सजा वाले कैदी से संबंधित एक मामले में बिहार ट्रायल कोर्ट, पुलिस, सरकारी वकील और पटना उच्च न्यायालय के आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ उच्च न्यायालय सहित निचली अदालत में चल रही कार्यवाही से नाखुश थी, जो इस आधार पर आगे बढ़ी कि अपीलकर्ता दोषी था। कोर्ट ने कहा, कुल मिलाकर उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि ये अपीलकर्ता दोषी था, जो मई 2015 की सुबह पीड़िता के घर आया और उसे टीवी देखने के लिए अपने घर आने का लालच दिया। ये टिप्पणियां 2018 के पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील का निपटारा करते समय आई, जिसमें अभियुक्तों को दोष सिद्धि और मृत्यु की सजा को बरकरार रखा गया था। उच्च न्यायालय ने भागलपुर सत्र न्यायालय के एक फैसले की पुष्टि की थी, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई। बदले में सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी ठहराने के फैसले में कई कमियां पाई। इसमें घटनाओं के बारे में गवाहों के विवरण और अपीलकर्ता और सह अभियुक्त प्रीतम तिवारी की भूमिका के संबंध में पुलिस के बयान के बीच कई विसंगतियां शामिल थी। पीठ ने अफसोस जताया, लेकिन न तो आरोपी के वकील और न ही सरकारी वकील, ट्रायल कोर्ट के जज या हाई कोर्ट ने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए इस पहलू पर गौर किया। अदालत ने आरोपी व्यक्ति की अपील को स्वीकार कर लिया और पटना उच्च न्यायालय को मामले के नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को इस फैसले की एक प्रति सभी उच्च न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया गया, जिसे बदले में इसे अपनी संबंधित जिला अदालतों को अग्रेषित करना होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में संविधान के तहत लोगों को दी गई स्वतंत्रता की गारंटी पर विचार किए बिना निवारक हिरासत
के आदेश पारित करने की बढ़ती प्रवृत्ति की निंदा की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने तेलंगाना राज्य के अधिकारियों को याद दिलाया कि संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर विचार किए बिना अधिनियम के कठोर प्रावधानों को लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस पर जानकारी दे रहे हैं इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2 आर्बिट्री अरेस्ट से प्रोटेक्शन गारंटी करता है, लेकिन इस गारंटी की भी एक एक्सेप्शन है जो क्लॉज 3 में दी गई है, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि वो डिटेंशन जो कि ग्रेटर इविल एलिमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए की गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में तेलंगाना में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बढ़ते ऑर्डर्स को कंडेम करते हुए कहा कि दिस कांट बी इन्वोक्ड एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तो कुछ गाइडलाइन समझते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की लीगैलिटी टेस्ट करने के लिए जरूरी है। डिटेनिंग अथॉरिटी उतनी ही पावर यूज कर सकती है जितनी स्टैट्यूट में ऑथराइज की गई है। ऑर्डर डिटेनिंग अथॉरिटी की रिक्विजिट सेटिस्फैक्शन पर बेस्ड होना चाहिए, पर रिक्विजिट सेटिस्फैक्शन को कैसे पहचानें? सेटिस्फैक्शन उन मटेरियल पर बेस्ड हो जिसकी रैशनल प्रोबेटिव वैल्यू है। एक अप्रोक्सीमेट लिंक होना चाहिए पास्ट कंडक्ट से। डिटेंशन के ग्राउंड्स वेग नहीं होने चाहिए, प्रिसाइज और रेलेवेंट हो, और जो टाइमलाइन स्टैट्यूट में मेंशन है उसे स्ट्रिक्टली एडहेयर करना है। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.